हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में, जैसे H3N2 ये वायरस है जो कि कोविड-19 की तरह तेज़ी से फैल रहा है और लोगों की मौत भी हुई है। पहली मौत कहाँ पर हुई है, कितना खतरनाक है, और आपको बताऊँ इसका इतिहास जो है ना बड़ा ही भयानक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। अब जज भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आ गए हैं, यानी PMLA एक्ट के तहत जज हो गए, तमाम राजनेता हो गए, राजनीति से जुड़े हुए लोग हो गए, सैन्य अधिकारी हो गए, ये सब। तो क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बजट आया है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी का कैंपस खुल रहा है, ऐसी पहली कौन सी यूनिवर्सिटी होने जा रही है जिसको परमिशन मिल गई है और ऐलान भी हो गया है गवर्नमेंट की ओर से। मैत्री स्कॉलरशिप है, किस देश ने शुरू की है, ये भी जानेंगे। संतोष ट्रॉफी, उसके बारे में बात करेंगे, कौन विजेता है, और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए, और आपसे एक ही अपील है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो शुरू करते हैं, और पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा ए, उसको सब कैटेगरी में कहेंगे H3N2 वायरस, तो उस देश में पहली मौत किस राज्य में हुई है? आंसर होगा इसका कर्नाटक। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, कर्नाटका रिपोर्ट्स फर्स्ट H3N2 डेथ। हालांकि इसके बाद दूसरी और डेथ हुई, कहाँ पर हुई डेथ, तो वो हरियाणा में डेथ हुई है। ओके, तो ये कोविड-19 का जो जिस तरह से वायरस फैला था इसी तरीके से फैल रहा है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। और अगर हम बात करेंगे कि टोटल कितने लोगों की मौत हुई, तो 2 लोगों की मौत हुई है, 11 मार्च तक का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम। ओके, और इसी मुद्दे पर हम डिटेल में बात भी करने जा रहे हैं। कौन कौन टॉपिक है, जैसे H3N2 वायरस क्या है, वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है, H3N2 के महामारी का इतिहास क्या है, बड़ा ही खतरनाक है, वायरस से इन्फेक्शन के वर्तमान हालात क्या हैं, इस वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण क्या है, बचाव क्या है, और केंद्र सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि समीक्षा भी की है सरकार ने और राज्यों को एडवाइजर भी जारी की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये। तो इसका जो वायरस है कुछ इस तरीके से दिखता है। देश में इस साल 11 मार्च तक इन्फ्लुएंजा ए यानी H3N2 वायरस संक्रमण के टोटल जो कितने मामले कंफर्म है 451। ये द हिंदू का ये डेटा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 451। वैसे इंडिया में अभी तक जो फ्लू के केस हुए हैं वो 9.66 लाख हैं, लेकिन उनमें से कुछ की जांच हुई तो 451 जो है वो H3N1 वायरस के हैं। ठीक है, अब हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं इन्फ्लुएंजा ए? देखिए, जो वायरस है ना फ्लू वाला, वो इन्फ्लुएंजा होता है, उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, A, B, C। तो ये इन्फ्लुएंजा ए का H3N2 है। ओके, तो ये स्थिति है। हालांकि इसको सीजनल फ्लू बताया जा रहा है, लेकिन सीजनल फ्लू में ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर वाला ये वायरस है। पहला मामला मौत का जो आया वो कर्नाटक में आया, और मृतक का नाम जो है वो हीरा गौड़ा है, 82 ईयर के हैं वो 1 मार्च को ही मौत हो गई थी। हालांकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन इन सब के मरीज थे, और जांच के बाद ये सामने आया था कि H3N2 का संक्रमण उनको था। दूसरा हरियाणा के जिंद जिले में हुआ है, हालांकि उन्हें कैंसर की भी बीमारी थी। ठीक है, तो ये जो वायरस है वो बड़ा ही खतरनाक है। इसका इतिहास का अगर हम बात करेंगे, जो न्यूज़पेपर में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC, उसके अनुसार H3N2 वायरस 1968 में ये फ्लू महामारी का कारण बना था, जिसके कारण दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, और अमेरिका में 1 लाख लोग मारे गए थे लगभग। ये कब की बात है? ये 1968 की बात है। हालांकि उसके बाद लोगों में इसकी इम्यूनिटी बन गई इस वायरस की, जैसे कि कोविड-19 कैसे हराया हम लोगों ने, ऐसे ही, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लोगों में बन गई है, इस वजह से कोविड-19 का वायरस जो है अब इफ़ेक्टिव नहीं रह गया। तो ऐसा ही स्थिति इसकी भी थी बड़े पैमाने पर। ओके,
लेकिन अभी क्या है कि भारत में ये फैल रहा है और क्या ये पहले की तरह महामारी का रूप लेगा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा की है, एडवाइजरी जारी की है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, तो उन्होंने राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है और स्थिति की बारीकी से निगरानी करने को की एडवाइजरी जारी की है। और उनका ये कहना है कि सरकार जो है स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ पूरी तरह से काम कर रही है और जो तमाम लैब हैं गवर्नमेंट के, उनको भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। ओके, अब सवाल ये है कि H3N2 वायरस का लक्षण क्या होता है। लक्षण वही सिंपल जो कोल्ड एंड कफ का होता है ना, सीजनल फ्लू होता है, वैसा ही, जैसे खांसी हो गया, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश होना, सिर दर्द होना, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान हो जाना, सांस फूलना, दस्त, उल्टी। ओके, तो ये सब लक्षण जो है H3N2 वायरस के भी हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वायरस किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन इसी वायरस का हुआ हो। सामान्य फ्लू का भी हो सकता है और ये तभी पता चलेगा जब इसकी जांच होगी, पूरा इसका सैंपल टेस्ट होगा तब, और गवर्नमेंट की ओर से अभी टेस्ट कराया जा रहा है। अब ये सवाल है कि भारत में एक गंभीर मामला क्यों बन रहा है, बड़े पैमाने पर क्यों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के अनुसार ये जो वायरस है, इससे होने वाले संक्रमण आमतौर पर 5 से 7 दिनों तक रहता है और 3 दिन बाद बुखार उतरना शुरू हो जाता है, लेकिन खांसी 3 सप्ताह तक बनी रह सकती है। और इसकी चपेट में बच्चे तो आ रहे हैं, साथ में बड़े भी आ रहे हैं, और ख़तरा उनको है जो ज़्यादा उम्र के हैं और जिन्हें कई सारी दूसरी बीमारियां भी हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ICU में भी रहना पड़ रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि H3N2 वायरस के संक्रमित हो रहे लोगों में लंग के इन्फेक्शन के मामले देखने को मिल रहे हैं, निमोनिया की भी कंडीशन बन रही है कई सारे मरीजों में। ओके, और एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कहा है, हिंदू को कहा है कि इन्फ्लुएंजा से यानी H3N2 वायरस की वजह से लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है उससे, और ये कोरोना की जैसे ही फैल रहा है और इससे बचने का यही उपाय है। क्या है उपाय? तो ये है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें, जैसे कोविड-19 के लेकर जो प्रिकॉशन रखा गया था वो। ठीक है, तो 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अभी घबराने की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं। ओके, अच्छा, ये भी कहा गया है कि अभी IMA की ओर से भी कहा गया कि एंटीबायोटिक का सेल्फ यूज़ ना करें, मतलब अपने मन से दवा खा ली वो नहीं करना है, डॉक्टर से ही दिखाएं, और कुछ सावधानी बरतने को भी कहा गया है सरकार की ओर से भी और IMA की भी ओर से भी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से, कि खुद को हाइड्रेट रखें, यानी लिक्विड पीते रहें, बुखार खांसी होने पर डॉक्टर से मिलें, खुद दवा न लें, और घर से बाहर जाते समय मास्क लगाए तो बेहतर होगा, भीड़ वाली जगह से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। तो ये है स्थिति और देखते हैं आगे क्या होता है, प्रिकॉशन रखना है। ओके, उम्मीद है कि इम्यूनिटी इसकी जल्दी बन जाएगी लोगों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। केंद्र सरकार ने PMLA, फुल फॉर्म है धन शोधन निवारण अधिनियम, ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें इसके नियमों में संशोधन करके इसके दायरे में किसे शामिल किया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन में से? आंसर होगा A और B दोनों, यानी NGO और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो इन दोनों को इस दायरे में रख दिया है। किसने जारी किया इसके बारे में नोटिफिकेशन? तो वित्त मंत्रालय ने जारी किया। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों में 9 मार्च को संशोधन किया गया और इस कानून में जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ED, तो उसकी जैसी जो एजेंसी है खुद ED को भी उसके काम का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस पर कई सारे महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं।
जैसे पीएमएलए कानून क्या है जिसके नियमों में बदलाव हुआ है, क्या संशोधन हुए हैं अभी, और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सुझाव पर यह संशोधन का काम किया गया है, ईडी का दायरा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ये कौन लोग हैं और संशोधन के तहत अब ईडी क्या करेगा। इन्हीं मुद्दों पर हमारा पूरा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो संशोधित नियम है उसके अनुसार पीएमएलए के तहत ऐसे मामले में जो ये लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, एक एनजीओ और एक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। वो क्या है आगे बताते हैं। तो ऐसे मामले में इन लोगों के 10 लाख रुपए या उससे अधिक का अगर कोई लेन देन होता है तो इसकी सूचना वित्तीय खुफिया इकाई को देनी पड़ेगी। कौन देगा? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक हो गया, इसके अलावा जो भी वित्तीय कंपनियां हैं उन सबको ये देना पड़ेगा कि यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा का लेन देन हुआ है। ओके, और इसमें एनजीओ की कैटेगरी में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी रख दिया गया है। मतलब ये हुआ कि राजनीतिक लोग, एनजीओ, सैन्य अधिकारी, जज, इन सब को शामिल कर लिया गया है। तो अब सवाल ये है कि किसके सुझाव पर इस कानून के नियमों में संशोधन किया गया है। ठीक है, एक तो संसद कानून बना देती है, लेकिन उसके बाद सरकार उसके आधार पर नियम बनाती है। तो नियमों में बदलाव कभी भी हो सकता है। तो ये जो बदलाव हुआ है एफएटीएफ के सुझाव पर हुआ है। एफएटीएफ फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, दरअसल मामला ये है कि इस साल के अंत में एफएटीएफ भारत की समीक्षा कर सकता है और इसी के मद्देनज़र ये बदलाव किया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। एफएटीएफ दुनिया के देशों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नियम तय करती है और इसे न मानने वाले देशों को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है एफएटीएफ के द्वारा। और ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद उस देश की इकॉनमी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सरकार का ये कहना है कि एफएटीएफ का सुझाव था और इसी वजह से हमने पीएमएलए कानून में बदलाव किया है। तो अब देखते हैं कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन है। मतलब नियमों में जो बदलाव किया गया तो उसमें ये बताया गया है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कौन कौन से हैं। तो वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार ये कौन लोग कहे जाएंगे? वो लोग जो दूसरे देशों के द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य जिनको सौंपे गए हैं, भारतीय राज्यों या सरकार के प्रमुख, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जो भी तमाम सरकारें हैं उनसे प्रमुख, तमाम पॉलिटिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, न्यायिक अधिकारी यानी तमाम जज देश के सारे, सैन्य अधिकारी, सेना के तमाम अधिकारी, तीनों सेनाओं के, राज्य के स्वामित्व वाले वरिष्ठ अधिकारी, निगमों और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी। मतलब राजनीति से जरा सा भी अगर आप एक्सपोज्ड हैं तो ये सब दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये कि ये जो कानून में संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है, तो उससे क्या क्या होगा। तो नए बदलाव से बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी को बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल और एंटिटी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जो पहले इस दायरे में नहीं आते थे। नियम के अनुसार पहले ये था कि कुछ खास लोगों के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं यानी बैंक हैं और जो दूसरे वित्तीय संस्थान हैं उनको स्पेशल केवाईसी करना होता था, यानी नो योर कस्टमर स्पेशल होता था। आमतौर पर सभी को केवाईसी करवाना होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास था, उसमें बहुत गहराई से केवाईसी की जाती थी, बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी जो आम लोगों को नहीं देनी पड़ती। तो अब नए बदलाव में इन फाइनेंशियल जो कंपनी हैं या बैंक हैं उनको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन यानी राजनीतिक दल से जुड़े नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कंपनियों के अधिकारी, सरकारों के प्रमुख, राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों के जज, सैन्य अधिकारी, इन सब के जो भी डेटा है, जो भी लेन देन है, इन सब का स्पेशल केवाईसी करवाना होगा, पूरा डिटेल रखना पड़ेगा। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होने की वजह से ये दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दूसरा बदलाव क्या हुआ है? एनजीओ और
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी किया गया है। अगर कोई एनजीओ है या सिविल सोसाइटी है, उसका एक्सपोजर किसी पॉलिटिकल पर्सन से है, उसके काम तो उसका भी कामकाज जो है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट यानी पीएमएलए के तहत लाया गया। और इसकी वजह से ही मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ईडी के कार्य का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ऐसे मामले में क्या होगा, 10 लाख या उससे अधिक के लेन देन की जानकारी वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। अब सवाल ये है कि पीएमएलए कानून क्या है, जिस पर पूरा बेस्ड ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो मनी लॉन्ड्रिंग, उसको हिंदी में कहते हैं धन शोधन। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि धन के ऐसे रूपांतरण से है, ऐसे बदलाव से है जो गैर कानूनी स्रोतों से या गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो। और ये एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है। तो पीएमएलए को भारत ने 2002 में इस कानून को बनाया था। जो वियना कन्वेंशन हुआ था उसमें ये वैश्विक प्रतिबद्धता थी भारत की भी कि वो इस तरह का कानून बनाए। तो 2002 में बनाया गया था और काफ़ी कठोर कानून है। किसी भी व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का अगर आरोप लगता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और बहुत लंबे समय तक गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, जो आप तमाम देख रहे हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं खासतौर पर विपक्ष के, उन पर बड़े पैमाने पर ईडी का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। तो ईडी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की ओर हम इस कदम को देख रहे हैं जो पीएमएलए कानून में जो बदलाव किया गया है उसके तहत। ठीक है, तो ईडी उसकी स्थापना कब हुई थी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की 1 मई 1956 को। डायरेक्टर कौन है अभी? संजय कुमार मिश्रा। और कौन कौन सा कानून है इससे जुड़ा हुआ? तो एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, देखिए 2002 यानी पीएमएलए कानून जो 2002 में आया था, उससे पहले ईडी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता था, लेकिन इस कानून ने, पीएमएलए कानून ने ईडी को बहुत ज़्यादा ताकत दे दिया। ओके, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं ना, इन सब का पीडीएफ अवेलेबल है। डेली का पीडीएफ वीडियो होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। या फिर सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है गूगल प्ले पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और वहाँ डेली का जो पीडीएफ है वो आपको मिल सकता है। और बाकी पीडीएफ जैसे मैं बताता हूँ वो सब कुछ डिटेल अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है 1 ईयर का। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, 199 में मिल रहा है। उसमें ये फ़ायदा है कि पीडीएफ मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, वीकली और मंथली। और करंट अफेयर्स के अलावा तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, वो दे सकते हैं तमाम एग्जामिनेशन के। और बुक्स पर छूट मिलते थे, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा जिसका ऐलान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया? कहाँ पर? इंडिया में ही किया। आंसर होगा डीकन यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या है? डीकन यूनिवर्सिटी। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, तो वो अभी भारत की यात्रा पर हैं मार्च में, और उन्होंने ऐलान किया कि जिलोंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक जिलोंग जगह है, उसका डीकिंग विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा का, मतलब अपना कैंपस खोलेगा। और ऐसा करने वाला वो पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा भारत में। एक और इन्फॉर्मेशन है, एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे की डिग्री की मान्यता देने को लेकर भी समझौता हुआ है। एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, उसकी घोषणा की गई है। यानी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र की घोषणा की गई। और इस मैकेनिज्म का मतलब ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त जो भी डिग्रियां हैं, अब वो भारत में ऑटोमेटिकली, जैसे ही इंडिया में आएगा बंदा वहाँ से पढ़ाई करके व्यक्ति, तो उसकी मान्यता हो जाएगी यहाँ पर। और भारत में जो डिग्री ली गई है उसकी मान्यता ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। तो ये नया मैकेनिज्म है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक भारतीय स्टूडेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं और उसके बाद घर लौट रहे हैं इंडिया में, तो डिग्री की पूरी मान्यता होगी। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? प्यारा भारत ये रहा, और ऑस्ट्रेलिया मैप में इस जगह पर ये रहा। अब ये सवाल है कि ये जो विदेशी यूनिवर्सिटी है उसकी जो शाखा यहाँ पर यानी कैंपस खुलेगा, कहाँ पर खुलेगा? तो ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में होगा। कहाँ पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ये जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस जगह पर। तो वहीं पर एक गिफ्ट सिटी बनाया हुआ है, तो उसी जगह पर ये यूनिवर्सिटी ओपन होगी। और आपको बताऊँ खास बात है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उसमें इस यूनिवर्सिटी का यानी डिकिंग यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है वो 266 है, 266। और दुनिया के जो टॉप 50 यंग यूनिवर्सिटी है उसमें ये शामिल है। डिकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में भारतीयों का हिस्सा कितना है पता है आपको? 27%। और ये डिकिंग यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलिया में 4 परिसर हैं अलग अलग जगह पर, तो उसका एक परिसर इंडिया में भी ओपन होने जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी में 132 देशों के स्टूडेंट पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी यूनिवर्सिटी के भी कैंपस खोले जाने की उसकी भी प्रक्रिया चल रही है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ये ऑस्ट्रेलिया की ही यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ पर स्थापित करने या कहें उसके कैंपस स्थापित करने के लिए UGC ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। और इसमें ये नियम में है कि भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए जो भी यूनिवर्सिटी आवेदन दे रही है UGC को, तो उसका टॉप 500 जो रैंकिंग है उसमें शामिल होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग है उसमें। और अगर रैंकिंग में नहीं है तो उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए बहुत बड़े स्तर पर। और फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो उसका जो ब्रांच यहाँ पर खुलेगा, उसके जो कैंपस खुलेगा, उसमें भारतीयों और विदेशी छात्रों के लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर और जो मानदंड है उसको तैयार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, चाहे जितना फ़ीस वो ले सकता है। भारतीय विदेशी फैकल्टी को नियुक्त कर सकता है यहाँ पर। ओके, और एडमिशन और रोजगार में अनिवार्य रूप से जो आरक्षण की नीतियाँ हैं उसको कोई ज़रूरी नहीं कि वो पालन किया जाए वहाँ पर। ओके, और हाँ, ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई होगी, ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैसला है सरकार के द्वारा। और जब कोई कदम पहली बार उठाया जा रहा है तो इतना कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? क्या है मैत्री स्कॉलरशिप? आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ उन्होंने भारत की यात्रा की मार्च में ही, और इसी दौरान मैत्री स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है कि हम ये अब शुरू कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हुई थी, उसमें तय हो गया था कि मैत्री स्कॉलरशिप को लाया जाएगा, लागू किया जाएगा, लेकिन अब सरकार के द्वारा वहाँ की ये ऐलान कर दिया गया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो नई छात्रवृत्ति है। ये स्कॉलरशिप जो है व्यापक मैत्री कार्यक्रम का हिस्सा होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि भारत के सांस्कृतिक, दोनों देशों के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामुदायिक संबंधों को और बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की गई है। अब सवाल है कि कितने स्टूडेंट के लिए है? तो ये 45 स्टूडेंट के लिए हर साल, और स्टूडेंट को एजुकेशनल फ़ी, स्टाइपेंड, इन सब का कैश बेनिफिट दिया जाएगा। क्या योग्यता है इस स्कॉलरशिप के लिए? तो इसके लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन या PG
कोर्स करने को इच्छुक हैं, मतलब पढ़ना वहाँ होगा तभी इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलेगा। ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास 12th की मतलब उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसके लिए आवश्यक, तो भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, 12th या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, 10th पास का मार्कशीट होना चाहिए, फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, तो ये सब होना चाहिए। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है, बेहतरीन। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, फिर से बताऊं मैं, एंटनी एल्बनीज, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, कतर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? क्या है कतर के? आंसर होगा इसका शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, बड़ा लंबा नाम है। क्या नाम है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमानी अल थानी। तो कतर में क्या है कि राष्ट्राध्यक्ष का पद जो होता है उसका नाम है आमिर। एक बार मैप में दिखा देते हैं। प्यारा भारत है और कतर जो है ना वो छोटा देश है लेकिन बहुत ही अमीर देश है। तो कहाँ पर है? इस जगह पर है। ये सऊदी अरेबिया हो गया, उसी के पास में ये है कतर। तो इसके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे भारत में राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है, अब ब्रिटेन में महारानी होती है राष्ट्राध्यक्ष। तो वहाँ पर कतर में जो राष्ट्राध्यक्ष है उसे कहते हैं आमिर। हालांकि वो पूरा पावर उसी के पास होता है। तो कतर के आमिर, उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो उन्होंने ही अपने ही परिवार के शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। इससे पहले वो कतर के विदेश मंत्री थे। ठीक है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। ओके, अब चलें, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 76 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम का नाम बताएं। किसने जीत ली है ट्रॉफी? आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक की टीम ने किसको हराया? मेघालय को हराया। और 54 ईयर के बाद ऐसा पहली बार है जब ये ट्रॉफी जीती गई कर्नाटक के द्वारा। इससे पहले कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी 1968-69 में जीती थी। ओके, और मेघालय पहली बार फाइनल में पहुंचा था। कहाँ पर यह आयोजन किया गया चैंपियनशिप का? तो फाइनल मैच हुआ है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। वहाँ पर एक स्टेडियम है, उसका नाम है किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम। 5 मार्च को फाइनल हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा मार्च के दूसरे बुधवार को। और ये कब था? बुधवार दूसरा 8 मार्च को हुआ है। तो ये दिवस देश, दुनिया और समाज में धूम्रपान यानी स्मोकिंग की जो नुकसान है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। थीम क्या है इस बार की? तो थीम है वी नीड फूड नो टोबैको। क्या थीम है? वी नीड फूड नो टोबैको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे। आंसर होगा इसका 10 मार्च को। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। उद्देश्य ये है कि जुडिशरी में जेंडर इक्वालिटी हो, महिला सशक्तिकरण हो। अगला क्वेश्चन, CISF स्थापना दिवस या कहें CISF राइजिंग डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंग्लिश में कहेंगे इसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी दिन यानी 10 मार्च को, और इस बार 54th स्थापना दिवस आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, वो है हरियाणा बजट। हरियाणा बजट 2023-24 के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है MCQ है वो सब आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हरियाणा बजट से। क्वेश्चन होगा, हरियाणा सरकार ने बजट 2023-24 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? कितना रखा टारगेट? आंसर होगा 1.83 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 1.83
लाख करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वित्त विभाग भी उनके पास है। तो उन्होंने बजट पेश किया विधानसभा में और उसका डेटा देखें तो अभी बजट जो है वो 1.83 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश हुआ था वो था 1.64 लाख करोड़ रुपए का। पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट कितना ज़्यादा है तो 11.6% बजट ज़्यादा है। ठीक है, अब सवाल है कि ये जो बजट है इसके लिए रुपया आएगा कहाँ से, कौन कौन से मद हैं। तो ये देख रहे हैं आप, राज्य का अपना कर राजस्व है वो 42%, गैर राजस्व कर है यानी गैर कर राजस्व वो है 7.02%। गैर कर राजस्व क्या होता है, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है तो स्टाम्प ड्यूटी देना होता है, तो इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो दूसरे तरीके से वो है। अन्य प्राप्तियां हो रही हैं दूसरे सोर्सेज से 3.51%, केंद्र से हिस्सा मिल रहा है तो वो 11.51% है, और सरकार बोरो कर रही है यानी उधार ले रही है, लोन ले रही है अपने पूरे बजट का 35.96%, इतनी बड़ी मात्रा में। तो इससे सरकार चल रही है। अब मैप ये देख रहे हैं आप हरियाणा। अब देखते हैं कि रुपया खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे होगा खर्च। तो टोटल बजट का जो 30.51% है वो सोशल सर्विसेज में खर्च होगा, इकोनॉमिक सर्विसेज में 24.13% खर्च होगा, रीपेमेंट ऑफ डेट यानी जो कर्ज लिया हुआ है उसको भुगतान करना है तो 30.86% खर्च होगा ये, और सामान्य सेवाएं यानी जनरल सर्विस में 14.5% ये खर्च होने जा रहा है सरकार की ओर से बजट में। चलिए इससे रिलेटेड अगला जो टॉपिक है कि हरियाणा में योजना खर्च क्या है। योजना खर्च तो ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में 7,342 करोड़ रुपए है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कला संस्कृति में 20,340 करोड़ रुपए। टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और औद्योगिक प्रशिक्षण में 1,663 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ESI, खाद्य एवं औषधि उसमें 9,647 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। होम डिपार्टमेंट के लिए 6,826 करोड़ रुपीज़ है। विद्युत एवं गैर परंपरागत जो ऊर्जा है उसके लिए 8,274 करोड़ रुपए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, इन सब के लिए 12,571 करोड़ रुपए। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया जाएगा 4,131 करोड़ रुपीज़। शहरी विकास, नगर विकास, ग्राम से संबंधित जो भी डेवलपमेंट होने हैं उसके लिए 6,052 करोड़ रुपए हैं, 6,052 करोड़ रुपए। उद्योग और वाणिज्य उसमें है 1,386 करोड़ रुपए। सिंचाई जल में 6,598 करोड़ रुपए। जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 5,017 करोड़ रुपए। लोक निर्माण विभाग और पुल निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब में 5,408 करोड़ रुपए। ब्याज भुगतान भी किया जा रहा तो वो है 21,250 करोड़ रुपीज़, बहुत बड़ी रकम है। पेंशन पर 13,000 करोड़ रुपए और सार्वजनिक ऋणों की चुकौती के लिए 35,220 करोड़ रुपए का खर्च का ये तय किया गया है कि हम इस मद में इतना खर्च करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है। GSDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जैसे देश का विकास जो है वो कैसे नापते हैं, आर्थिक विकास तो GDP से नापते हैं। तो उसी तरह से ये राज्य की GDP है जिसे कहते हैं GSDP। हिंदी में कहेंगे इसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो उसका मतलब जो बजट बनाया गया है तो वो बजट उसका राजकोषीय घाटा GSDP का कितना है? आंसर होगा 2.96%। अगर हम बात करेंगे कितने रुपए तो 33,274 करोड़ रुपए ये नुकसान रहने का अनुमान है।
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मैंने पिछले अन्य राज्यों के बजट में भी मैंने बताया था। आप ऐसा समझ लीजिए कि इनकम जो हो रहा है उसमें हम कर्ज को हटा देते हैं, ठीक है, शुद्ध इनकम, और जो खर्च हो रहा है शुद्ध तौर पर, मतलब हमने जो कर्जा चुका है उसको साइड कर देते हैं, तो वो जो अंतर होता है वो फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, यानी राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बजट 2023-24 में हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य क्या रखा है, मतलब कितना। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो फिस्कल डेफिसिट को लेकर था और ये है जीएसडीपी के ही ग्रोथ रेट को लेकर। आंसर होगा 7.1%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो वो 7.1% डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, पर कैपिटा इनकम कितना रहा पूरे सालाना। आंसर होगा 2,96,685 रुपये, 2,96,685 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम है। और अब कुछ बजट की जो इम्पोर्टेंट घोषणाएं हैं वो सब देख लेते हैं, जैसे पानीपत थर्मल पावर प्लांट को अगले 6 साल के अंदर स्टेप बाय स्टेप उसको बंद किया जाना है और इसके बदले यमुनानगर में 584 मेगावाट का नया प्लांट स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए इक्विटी प्रावधान दिया गया है। महाग्राम योजना, उसके तहत प्रथम चरण में 132 बड़े गांव में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। अगले फाइनेंशियल ईयर में 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अलावा भी कई सारे इम्पोर्टेंट जो है ना वो बजट में प्रावधान किए गए हैं, जैसे सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 1000 छात्रों को सरकारी कोचिंग दी जाएगी, ठीक है, और निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था की गई है। दिव्य नगर योजना है एक खास तरह का, उसके लिए 500 करोड़ रुपए उसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को।